नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को अपने 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश प्रवास के तहत कांगड़ा पहुंचे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रशासन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया। कांगड़ा से नड्डा जो है सड़क मार्ग द्वारा चंबा के लिए रवाना हुए, जहां वे एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करेंगे। आगामी चुनाव के मद्देनजर इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इस दौरान धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा ने नड्डा से शिष्टाचार भेंट की है। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विधायक शर्मा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड जैसे समाचार पत्र जो प्रदेश में न तो बिकते हैं और न ही दिखाई देते हैं, उन्हें करोड़ों रुपए के विज्ञापन देना जनता के पैसे का दुरुपयोग है। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस अखबार को हमारा अखबार बताने को भी निंदनीय बताया है। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना ही नहीं है। ये जांच एजेंसियों जो है वो पहले से जांच कर रही थी। बड़े लंबे समय तक जो है वो जांच चली है और इसमें पूछताछ जो है वो सोनिया गांधी जी से भी, राहुल गांधी जी से भी हुई है और उस पूछताछ के ऊपर और जो चार्जशीट दायर हुई है पूरी तथ्यों पर हुई है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सब कुछ कर रही है, ये तो तथ्यों के आधार पर है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी कहा था कि आप इस तरह से जो है वो नेशनल जो हमारे एसेट्स हैं, जो राष्ट्रीय धरोहर है, उनके ऊपर कब्जा करिए नेशनल हेराल्ड के नाम से, फिर आप अखबार भी मत छापिए और फिर आप उसके लिए जो है वो ऐड के नाम पर पैसा भी लीजिए। इतना ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है उसमें हर पदाधिकारी को कहा जाता है कि आप नेशनल हेराल्ड के नाम की पर्ची काटिए और जैसे जैसे पद हैं उस पद के हिसाब से ये जिम्मेवारी सौंपी जाती है कि राष्ट्रीय महासचिव कितनी पर्चियां काटेगा, कितने सब्सक्राइबर बनाएगा और सचिव कितने बनाएगा, प्रदेश अध्यक्ष कितने बनाएंगे। तो ये पूरा इस पैसा कहाँ जाता है, क्योंकि अखबार तो छपते ही नहीं। तो इसलिए ये खुलेआम जो है ये बहुत बड़ी करप्शन का मुद्दा है और कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ना चाहती है कह करके कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो कार्यकर्ता जिनको ला रहे हैं धरना प्रदर्शन में, उनको ही पता नहीं है कि नेशनल हेराल्ड क्या है, तो और किसी को क्या पता होगा। और कहीं किसी ने क्या इसकी प्रति देखी है? किसी ने नहीं देखी। तो इसलिए ये बौखलाहट के मारे जो है कांग्रेस पार्टी इस तरह का प्रचार कर रही है ताकि लोगों को ये गुमराह करने का प्रयास है। लेकिन इतना बड़ा देश, उस देश में अगर किसी ने अखबार ही नहीं वो पढ़ा हो और उसको ऐसा प्रदेश जो पहले ही वित्तीय कुप्रबंधन के कारण कर्जे में है, जहाँ रोजगार देने को नहीं है, जहाँ जो स्कीमें और जो गारंटियाँ दी थी वो पूरी करने को पैसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर रोज़ ही चुनाव के मोड में रहती है, लेकिन निस्संदेह रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो उनके आने से जो कार्यकर्ता का मनोबल है और जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। तो निस्संदेह रूप से प्रदेश के लिए उनका ये दौरा जो है लाभदायक ही रहेगा। और नेशनल हेराल्ड चार्जशीट मामले को लेकर शिमला में युवा कांग्रेस का आक्रोश फूट पड़ा है। ईडी के बाहर युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और झूठे मुकदमे दर्ज करवा रही है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सीबीआई और ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को अब बीजेपी की एजेंसी कहा जाना चाहिए, क्योंकि जब भी देश में कहीं चुनाव आते हैं इन एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को डराने और दबाव में लेने के लिए किया जाता है। किया गया था ईडी मुख्यालय के बाहर। सबसे पहली बात यह है कि हम चाहते हैं कि भविष्य में जितनी भी सरकारी एजेंसियां है, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है, इन सब संस्थाओं के नाम, इन सब एजेंसियों के नाम बदलकर भाजपा मुख्यालय रख लेना चाहिए। आपने देखा कि अब गुजरात के चुनाव आने वाले हैं। जब जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है, जब जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है, जब जब देश में चुनाव आते हैं,
तो मोदी और शाह जो है ईडी सीबीआई इस तरह की जो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, नेताओं को धमकाने का कोशिश करते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में आज जो युवा कांग्रेस द्वारा एक विरोध प्रदर्शन रखा गया और हम युवा कांग्रेस के माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को भी बताना चाहते हैं कि आप कृपया करके ईडी का जो नाम है वो भाजपा मुख्यालय रख लिया जाए, क्योंकि ये तब सक्रिय होती है जब देश में लोकतंत्र का माहौल होता है। अगर आपने ईडी सीबीआई या अपनी जो आपकी सरकारी एजेंसियां है उनका अगर उपयोग करना था तो आज आप क्यों चुप है? जब पुलवामा में अटैक हुआ, जब वहाँ पे जितना बारूद आया, RDX आया, उसके बारे में आपको पता नहीं। आपके अपने जो अदानी ब्रदर्स है उनके एयरपोर्ट पे, बंदरगाह पर लाखों करोड़ की जो ड्रग्स पकड़ी गई, उसके लिए आप मौन है। जब देश में चुनाव आता है तब आप ईडी और सीबीआई से जो है इंक्वायरी करते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे हैं, जो नेता है, जो अगर यहाँ होते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, वहाँ हो जाता है तो उनके जो भ्रष्टाचार वो खत्म हो जाते हैं। इसी धरने प्रदर्शन के माध्यम से हमने आज ये चेताया कि आने वाले समय में तो एक छोटा सा धरना प्रदर्शन था, इसके बाद और शिमला नगर निगम ने एक नई और अनूठी पहल शुरू की है, जिससे शहर के जंगलों में सड़ रहे पेड़ों, टहनियों और तनों से बेंच तैयार किए जा रहे हैं। इन बेंचों का उद्देश्य न केवल शिमला की सुंदरता को बढ़ाना है, बल्कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बैठने के लिए स्थान प्रदान करना भी। नगर निगम इन बेंचों को इनकम के सोर्स के रूप में तैयार करेगा और मांग के अनुसार इन्हें बेचा भी जाएगा। पहले चरण में 200 बेंच तैयार किए गए हैं, जिन्हें शिमला के मॉल रोड और रिज मैदान पर रखा जाएगा, ताकि पर्यटक शिमला की वादियों का आनंद ले पाएं। इसके बाद इन बेंचों को शहर के पार्कों में भी लगाया जाएगा। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि शहर के जंगलों में कई सालों से देवदार के पेड़ और लकड़ी खराब हो रही थी, जिससे व्यर्थ माना जाता था। इस लकड़ी का सही इस्तेमाल करते हुए बेंच तैयार किए जा रहे हैं। इन बेंचों पर नक्काशी भी की जा रही है, जिससे ये और आकर्षक बन पाए। देखिए, हमने एक नगर निगम की तरफ से मैंने एक प्रयास किया, एक पहल करने का प्रयास किया। जो शिमला और शिमला के आसपास के क्षेत्र में जो नगर निगम की परिधि में आता है, वहाँ पर काफ़ी समय से, कई सालों से लकड़ वेस्ट पड़ा हुआ है। जैसे लास्ट ईयर डिजास्टर आया, उसमें बहुत सारी लकड़ ख़राब हुई, और उसके अलावा जो पेड़ गिरे होते हैं और जो ठुंडे बोलते हैं उसको, जैसे हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं, उसमें भी बहुत समय से ऐसी पड़ी रहती है और लकड़ ख़राब रहती है, ख़राब हो जाती है। मतलब तो उसकी उस वेस्ट लकड़ का हमने ये बेंचेस और बैठने की व्यवस्था के लिए हमने प्रयास किया। शिमला एक देवदार के रूप में जाना जाता है, जहाँ देवदार के पेड़ उससे हमने इस लकड़ को, वेस्ट लकड़ को बनाया। तो एक प्रयास हमने ये किया कि ओवरऑल शिमला में जहाँ से 250 से 300 बेंचेस और ये बैठने के लिए बनाए हैं, उसको सुंदरता भी लगती है और ये एक, और इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं आता। जो हमने एक प्रयास किया उसको हम आगे भी जारी रखेंगे, और बल्कि मैंने समझता हूँ कि इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहिए। और हमारे जहाँ जगह जगह ये वेस्ट लकड़ पड़ी है, उसको हम पूरे शहर के अंदर भी और नगर निगम परिधि में इस बेंचेस को और बैठने की व्यवस्था करेंगे। सर, ये तो वेस्ट लकड़ की बात थी, कुछ वृक्ष भी हैं जो सड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति यहाँ पर बर्बाद होती है। सरकार को पत्र लिखकर जो नगर निगम की परिधि में वृक्ष हैं कि वो यहाँ पर उनका उपयोग किया जाए विकास के लिए और अन्य कामों के लिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ये सच्चाई है। और इसमें हिमाचल प्रदेश में वन एक बहुत बड़ी संपदा है, और जिसका संरक्षण प्रदेश सरकार और नगर निगम करती है। और उसमें जो वेस्ट लकड़ है, और वेस्ट इतना लाखों करोड़ों रुपए की लकड़ी जो है वो गिरी रहती है और वो ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है। मेरा इसमें कहना है, मैं प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री से भी इसमें निवेदन करूंगा, और लिखित तौर पे भी हम कहेंगे कि इसके अगर आप इस तरह के बेंचेस और ये बैठने की व्यवस्था जगह जगह पे करें तो इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं है, अगर इसको यूज़ किया जाए प्रॉपर्ली। और इसको, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि इसको सोर्स ऑफ इनकम बनाए, गवर्नमेंट भी बना सकती है, तो वो उसको लोग खरीदेंगे, लेंगे, क्योंकि इसमें एक इसकी जो खुशबू है, देवदार की जो अपनी खुशबू है, वो बहुत सुंदर है। और इसका, और बहुत कॉस्टली लकड़ होती है, और इसका अगर आप मार्केट से ख़रीदोगे तो बहुत महंगा पड़ता है। तो अब मैं समझता हूँ कि इसको करना चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ में अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर ने की। सबसे पहले एसडीएम ने इस विद्यालय को गोद लिया और शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। एसडीएम राजकुमार ठाकुर ने शिक्षकों से संवाद करते हुए कहा कि विद्यालय में टीचर डायरी का अहम योगदान है। उन्होंने बताया कि कैसे दैनिक और साप्ताहिक कार्य योजनाओं को लेकर किया जाए और किस तरह से इन योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि छात्रों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास किया जा सके। अपना विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैंने वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में एक बैठक ली और इस बैठक में इस विद्यालय को मैंने औपचारिक रूप से गोद लिया है और सभी अध्यापक जो इस विद्यालय में कार्यरत हैं वो उस बैठक में उपस्थित थे। जो स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश आर्य जी भी इस बैठक में थे। इस बैठक के दौरान हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि किस प्रकार से शिक्षण के कार्य को अधिक रोचक एवं फलदायक बनाया जा सके, किस प्रकार से बच्चों के बौद्धिक विकास को, उनके शारीरिक विकास को बल दिया जा सके, इस पर चर्चा हुई। और इस दौरान मैंने जो टीचर्स डायरी रहती हैं उनके कुछ टीचर्स डायरी देखी और उनको कुछ सुझाव दिए हैं कि किस प्रकार से टीचर्स डायरी पे काम करके हम शिक्षा के स्तर को सुधार सकते हैं। आज लगभग हमने 1 घंटा तक इस पर चर्चा की और मैंने निर्णय लिया है कि 1 माह में यदि अधिक बार नहीं तो कम से कम 2 बार मैं इस विद्यालय का भ्रमण किया करूंगा और खुद बच्चों के जो शिक्षा के स्तर को किस प्रकार से उठाया जा रहा है, उस पर क्या काम किया जा रहा है, हम क्या नया कर सकते हैं ताकि उनका शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, उस विषय में खुद ध्यान रखूंगा और मुझे लगता है कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इधर हिमाचल प्रदेश के संजौली में बहुचर्चित मस्जिद अवैध निर्माण मामले में आज नगर निगम आयुक्त की अदालत में सुनवाई की गई। इस दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया और बोर्ड ने 2 मंजिलों के मालिकाना हक कागजात पेश करने के लिए 3 मई तक का समय मांगा। नगर निगम आयुक्त ने मामले की अगली सुनवाई 3 मई को तय की और कहा कि वे 8 मई से पहले इस मामले पर फाइनल ऑर्डर सुनाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो 3 मई के बाद प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। साथ ही आयुक्त ने मस्जिद कमेटी से ऊपर 2 मंजिलों की दीवारें जल्द से जल्द हटाने का निर्देश दिया है। पिछली डेट को ये केस 5 अप्रैल को कमिश्नर साहब के कोर्ट में लिस्टेड हुआ था, लेकिन उस दिन हमारे किसी बार मेंबर की आकस्मिक मृत्यु के कारण केस नहीं लग पाया था और जिसके कारण आज की तारीख थी। लेकिन आज एक बड़ी अच्छी बात जो देखने को मिली, कमिश्नर साहब इस केस में बिल्कुल पॉजिटिव दिखे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है उसको कंप्लाई करते हुए मैं 8 मई से पहले हर हालत में इस केस में मैं फैसला दूंगा। लेकिन पिछले ऑर्डर के मुताबिक आज वक्फ बोर्ड ने अपना अलग से 2 फ्लोर के लिए एक और जवाब दिया है जिसकी अदरवाइज आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करने के लिए कह रहे थे वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कोई भी सबमिट नहीं किए और ना ही कोई उन्होंने अप्रूव्ड मैप आज उन्होंने कोर्ट के अंदर दिया है। और साथ में आज एक नई चीज़ उन्होंने कोर्ट के अंदर लाई है 15 साल के बाद कि हमने रेवेन्यू एंट्री को करेक्ट करने के लिए हमने कोई केस कर रखा है, लेकिन जब कमिश्नर साहब ने उस केस के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उनसे मांगी तो कोई कॉपी वो पेश नहीं कर पाए और ना ही कोई जिबनी ऑर्डर उन्होंने उसके साथ लगाया था। तो उसके बाद जो है उन्हें 2 हफ्ते का समय और मांगते हुए कि हम जो है अपना रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं, तो कमिश्नर साहब ने एक और अंतिम मौका उनको दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि 3 मई 2025 तक अगर आप लोगों ने कोई रिकॉर्ड जो है पेश नहीं किया तो इस केस की सुनवाई जो है 5 तारीख से लगातार उनके अपने कार्यालय में होगी, जो कि 5, 6 और 7 तक होने की संभावना है। और उन्होंने कहा है कि मैं 8 तारीख से पहले इस केस का फैसला करूंगा। और साथ में जो है संजौली मस्जिद कमेटी के जो प्रधान थे मोहम्मद लतीफ़ जी, उनको भी ये कहा गया है कि 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की आप कंप्लाइंस कीजिए। तो
उन्होंने भी कहा है कि जो सेकंड फ्लोर में अभी तक उन्होंने एक ईंट तक नहीं निकाली है, ये स्टेटस रिपोर्ट हमारे जेई साहब की तरफ से आई है, तो उनको भी आज डायरेक्शन दी गई है कि जल्दी से जल्दी जो है आप उस सेकंड